ओके, सो लास्टली हमने न्यूमेरिकल किए थे, अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट थियरी है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। इसके पहले हमने होमोजीनियस इक्विलिब्रिया के बारे में देखा था। क्या था उसमें? सारे फेजेस सेम एक एक ही फेज में सारे प्रोडक्ट एज वेल एज रिएक्टेंट एक ही फेज में है, मतलब कि we can't decide after the equilibrium has been reached, then also we cannot decide कि भाई रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था N2 + H2 और एमोनिया बन गया, तो तीनों दिन गैसियस में है। ओके, सो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट। सेम वे से H2 + I2 और ट्वाइस HI बना था, तीनों दिन गैसियस में थे, लाइक दैट। अब है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम मतलब दैट केस कौन सा, जैसे थर्मस है और फिर अंदर हमने आइस रख दिया है और इक्विलिब्रियम रीच हो रहा है, 0 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन्ड है, तो आइस में से वाटर बन रहा है और वाटर में से आइस भी बन रहा है, 0 डिग्री पे ही दोनों होगा। अब जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया, सो आफ्टर दैट वी कैन डिफरेंशिएट कि भाई दिस इज द वाटर एंड दिस इज द आइस, तो that is heterogeneous. So this is that. Equilibrium is a system, in a system having more than one phase is called heterogeneous equilibrium. एक से ज्यादा फेज हो, मतलब सारे गैसेस में नहीं है, सारे लिक्विड में नहीं है। ओके, एक से ज्यादा फेजेस है, then it is the equilibrium, heterogeneous equilibrium. The equilibrium between the water vapor and the liquid water in a closed container is an example of that, जो हमने अभी डिस्कस किया हुआ। In this example, there is a gas phase. In this example, there is a gas phase and a liquid phase. तो यहाँ पर ये हमने जो एग्जाम्पल अभी बोला वो कौन सा बोला? आइस एंड वाटर, मतलब सॉलिड एंड लिक्विड। यहाँ पे कौन सा है? लिक्विड एंड गैस। सेम कि मतलब से हमारे पास वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस हमने मेंटेन करके रखा है, तो 100 डिग्री पे बॉइलिंग भी होता है और 100 डिग्री पे कंडेंसेशन भी होता है। ओके, सो जितनी भी कंटेनर के ऊपर स्टीम होगी वो जमा हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, और नीचे जितना हमें दिख रहा है दैट इज द लिक्विड। हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक से ज्यादा फेज है, वही चीज है। देन there is a gas phase. Okay, in the same way equilibrium between the solid and saturated solution, मतलब saturated solution है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब हमें पता ही है, जैसे कि एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिया तुमने और उसमें तुमने 10 स्पून ऑफ शुगर डाल दी। ओके, तो 1 डाली डिजोल्व हो गई, सेकेंड डाली डिजोल्व हो गई, वैसे 10 स्पून डाल दी तो वो क्या हो गया? डिजोल्व हो गया। और 11th वाली डाली तो डिजोल्व हुआ नहीं, वो क्या हो गया? नीचे जाके बैठ गई। दैट मीन्स उसकी कैपेसिटी हैज बीन रीच्ड, 10 उसकी थी कैपेसिटी, सैचुरेशन हैज बीन रीच्ड। आफ्टर द सैचुरेशन हैज बीन रीच्ड देन इट कैन नॉट डिसॉल्व। ओके, सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और सॉलिड है उसके बीच में, जैसे कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है इन सॉलिड फेज। ओके, प्लस एक्वियस फेज, मतलब कि सॉलिड भी है और एक्वियस भी है, और उसके अंदर से Ca+2 एक्वियस एंड ट्वाइस OH माइनस एक्वियस। तो मतलब देखो यहाँ पर सॉलिड भी है, एक्वियस भी है, एक्वियस भी है और एक्वियस भी है, मतलब कि एक तो पूरा एक्वियस है जिसमें Ca+2 आयन भी है, OH माइनस आयन भी है, और CaOH ट्वाइस भी है एक्वियस मीडियम में। ओके, एज वेल एज सॉलिड थोड़ा है। वही सेम एग्जांपल अभी जो मैंने बताया कि एक कंटेनर है, ग्लास और व्हाटएवर बाउल है, और उसमें तुमने 10 स्पून डाल दी है शुगर की, और वो सारी की सारी डिसॉल्व हो गई है, और जैसे ही तुमने 11th वाली स्पून डाली तो वो डिसॉल्व हुई नहीं। तो मतलब कि अब इक्विलिब्रियम अब रीच हुआ है, ऐसा समझो। 11th स्पून पे इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, तो 11th वाली स्पून से इक्विलिब्रियम रीच हुआ है। दैट मीन्स कि नाउ वो जो 11th वाली स्पून है जो डिसॉल्व नहीं हुई वो तो नीचे बैठ गई होगी, तो अब इक्विलिब्रियम पे कंटिन्यूअसली वो जो नीचे बैठी हुई है उसमें से वाटर में जाएगी शुगर, और वाटर के अंदर जो ऑलरेडी शुगर है वो कहाँ चली जाएगी? वो सॉलिड में चली जाएगी, मतलब ऐसे सॉलिड बनकर, सॉलिड पार्टिकल बनकर वो नीचे बैठ जाएगी। समझ में आ रहा है? सो दैट इज द हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया ऑफन इन्वॉल्व प्योर सॉलिड्स और लिक्विड्स। तो जनरली हेट्रोजीनियस में प्योर सॉलिड्स होता है और से प्योर लिक्विड होता है, जनरली की बात है, नॉट नेसेसरीली। We can simplify equilibrium expressions for the heterogeneous equilibria involving a pure liquid and a pure solid as the molar concentration of a pure solid and liquid is constant. तो फिर अगर जनरली प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होता है, तो जब भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड हो तो उसको हम क्या ले लेंगे? उसका कॉन्सेंट्रेशन
कांस्टेंट ले लेंगे, क्योंकि वो तो चेंज होने वाला ही नहीं है। ओके, तो जब भी हमें हेट्रोजीनियस सिस्टम गिवन है, मतलब इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच, और वो कौन सा इक्विलिब्रियम है, हेट्रोजीनियस है, एट दैट टाइम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखते हैं ना, कि सपोज के सी, तो यहाँ पे सपोज वो सी और डी जो हमारे प्रोडक्ट्स है, एंड देन यहाँ पर ए एंड बी जो हमारे रिएक्टेंट है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ए सॉलिड है, ओके, ए प्लस बी दैट विल गिव सी प्लस डी। तो अब अगर फेजेस की बात करें, सो से दिस इज सॉलिड फेज, दिस इज लिक्विड फेज, दिस इज से लिक्विड एंड लिक्विड, अगर ऐसा है, ओके, तो सॉलिड और लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन क्या माना जाता है, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का कांस्टेंट माना जाता है, मतलब इट कैन नॉट चेंज, तो उनको हम लेंगे ही नहीं। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा, उनको हम कंसीडरेशन में लेंगे ही नहीं। अगर प्योर सॉलिड एंड लिक्विड है तो नॉट एक्वियस, एक्वियस को कंसीडर करना पड़ेगा। सपोज लेंगे ही नहीं तो ये तो प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड, तो यहाँ कुछ भी नहीं लेना है, इन लोग को लेना ही नहीं है। बट अगर मैंने यहाँ पे ये एक्वियस बन गया तो फिर मैं यहाँ पर सी लूंगा, और यहाँ पर भी सपोज ये एक्वियस है, ओके, एक्वियस है, तो मैं यहाँ पर बी भी लूंगा। अंडरस्टूड? मतलब कहने का मीनिंग क्या है, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड हो तो हम उसके कॉन्सेंट्रेशन को क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट। कब? जब हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हो तब, ओके, नॉट होमोजीनियस में मत, ऐसा कुछ मत कर देना। So independent of the amount present. In other words, if a substance X is involved, then XS and XL are constant. So solid or XL constant, whatever the amount X is taken. Contrary to this, मतलब इससे opposite, okay? XG and X aqueous, okay? तो G और aqueous को हमें लेना है. So XG and X aqueous vary as the amount of X in a given volume varies. मतलब के एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा, ये S है, सॉलिड है और गैसियस है, तो हम किसका कॉन्सेंट्रेशन को कंसीडर करेंगे, ओनली गैसियस। क्यों? क्योंकि ये लोग प्योर सॉलिड स्टेट में है, दैट्स व्हाई, दैट्स इट। क्या सबसे पहले तो सॉलिड और गैस, तो इससे ही पहले पता चल गया कि ये तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, सारे सेम फेज में नहीं है, तो होमोजीनियस नहीं है। हेट्रोजीनियस है तो फिर हमने क्या बोला कि इफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम इज देयर देन वी कैन टेक प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट, वो हम ले सकते हैं। तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट ले सकते हैं, तो हम उनको लेंगे ही नहीं फिर कंसीडरेशन में, क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही है। तो फिर ये प्योर सॉलिड है, ये भी प्योर सॉलिड है, तो इन लोगों को लेंगे ही नहीं, तो फिर रहेगा क्या, सिर्फ गैसेस। तो वही चीज अभी बताएंगे। लेट अस टेक द थर्मल डिसोसिएशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट which is an interesting and important example of heterogeneous chemical equilibrium. Thermal dissociation मतलब क्या, थर्मल और थर्मल मतलब कि हीट, और डिसोसिएशन मतलब अलग होना, एसोसिएशन मतलब इकट्ठा होना। सो अलग होना मतलब जो हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 10th में पढ़े थे, ओके, तो वो जो दूसरे नंबर की थी डीकंपोजिशन, ओके, मतलब अलग हो रही है, ए बी है, उसमें से ए और बी अलग अलग हो गए, सो दैट इज डिसोसिएशन। तो थर्मल डिसोसिएशन मतलब अगर तुम गर्म करोगे और अलग अलग हो गए जो रिएक्टेंट है वो, तो हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिसोसिएशन। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हमने गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना सॉलिड में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, ओके, ये बन रहा है, हमारी केमिकल इक्वेशन है, और दोनों साइड हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड तुम सॉलिड लो और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी लो, तो वहां से कैल्शियम कार्बोनेट भी बनेगा, दोनों एरो है, ओके, मतलब फॉरवर्ड भी पॉसिबल है और बैकवर्ड भी पॉसिबल है। एज वी हैव डिस्कस्ड इक्विलिब्रियम में हम दोनों जहां पॉसिबल है वही केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, सिर्फ फॉरवर्ड जा रहा है तो फिर हम बात नहीं करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन, तो स्टोइकियोमेट्रिक के बेस पे जैसे हम लिखते थे, तो कैसा लिखते थे, पहले प्रोडक्ट ऊपर तो CaO CO2 और नीचे रिएक्टेंट, वैसे लिख दिया। सिंस दिस इज सॉलिड एंड दिस इज सॉलिड आर बोथ कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, तो चलो Kc के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दो और इसको डिवाइड ले लो, तो भाई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट एंड डिवाइड बाय कांस्टेंट, तो मतलब एक वैल्यू मिल गई, वो क्या है, कांस्टेंट, वो चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि Kc तो कभी चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम के बाद Kc कभी चेंज नहीं होगा, और हम बोल रहे हैं कि ये लोग भी चेंज नहीं होंगे, ये लोग इक्विलिब्रियम के बाद उनका कंसंट्रेशन क्या नहीं होगा,
चेंज नहीं होगा, तो फिर उनको मल्टीप्लाई कर लो तो एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा, लाइक दैट। सो वही चीज बता रहे हैं क्या, देयरफॉर मॉडिफाइड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी Kc डैश। अब कुछ नया तो बोलना पड़ेगा ना, तो Kc डैश कैसे मिलेगा हमें, Kc डैश विल बी से Kc मल्टीप्लाइड बाय CaCO3 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CaO का कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज इक्वल्स टू Kc डैश। ओके, सो Kc डैश विल बी CO2 ऑफ गैस। और अब तो ये तो गैस है, तो गैस के लिए तो हम Kc नहीं Kp लिखते हैं, तो फिर अब हम क्या लिख देंगे, Kc डैश इज इक्वल्स टू Kp इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ CO2। डन, ओके। सो प्रेशर ऑफ CO2, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, यहां तक का समझ में आ गया। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हमने देखा, होमोजीनियस देखा था हमने कल, फिर हमने हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम देखा। चिराग कल वाला लेक्चर देख लेना, अपलोड कर दिया है चैनल पर। न्यूमेरिकल भी कर दिए थे। ओके, तो हमने ऑलमोस्ट 5 न्यूमेरिकल्स किए हैं, राइट। ओके, सो 5 न्यूमेरिकल्स भी किए हैं और मोस्ट प्रोबेबली वही पूछे जाएंगे तुम्हारी ये करंट जो एग्जाम आएगी उसमें, सो बी प्रिपेयर। तो मतलब दैट वी हैव कंप्लीटेड। ओके, सो Kp इज इक्वल्स टू Kc कब आएगा जूमी, जब Kp equals to Kp, Kp इज इक्वल टू Kc। Kp is equals to Kc, Kp फॉर्मूला क्या था किसका, Kp का इन टर्म्स ऑफ Kp Kc? is equals to Kc RT and delta n। वेरी गुड, तो Kp इज इक्वल्स टू Kc कब आएगा, जब वो 0 से कुछ, डेल्टा n विल बी 0। हाँ, डेल्टा n 0 कब होगा, जब कांस्टेंट व्हाट इज डेल्टा n, नंबर ऑफ मोल्स, किसके, रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, करेक्ट। तो वो जब 0 हो जाएंगे हाँ, तो समथिंग रेज टू 0 मतलब 1, वो 1 तो मतलब Kp इज इक्वल्स टू Kc, सो दैट यू सी। हाँ, ओके, कल का लेक्चर डाल दिया है चैनल पर, सो दैट यू सी। और उसके बाद न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं, वेरी इजी, फटाफट ही कर दिए थे, सो दैट आल्सो यू डू इट। ओके, चलो आगे देखते हैं। यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। The value of equilibrium constant Kc can be calculated by the substituting the concentration terms in mole per liter, and for Kp partial pressure is substituted in Pascal, kilopascal, bar और ATM। कल जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, in bar we will put numerical में। Okay, so this results in the units of equilibrium constant based on molarity or pressure, unless the exponents of both the numerator and denominator are the same ही होने चाहिए। ओके, फॉर द रिएक्शंस, सपोज ये रिएक्शन है, Kp एंड Kc हैव नो यूनिट्स। ओके, कोई यूनिट नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि सभी एक ही कॉन्सेंट्रेशन में होगा, मतलब ये गैस और ये भी गैस, ऊपर भी बार नीचे भी बार, कट हो जाएगा तो कैंसिल। ओके, ये तो इसमें भी कोई यूनिट नहीं होगा। ओके, और से दोनों गैसियस है, तो देखो यहाँ पे N2O4 गैसियस एंड ट्वाइस NO2 गैसियस, Kc हैज अ यूनिट मोल पर लीटर एंड Kp हैज अ यूनिट बार। ये तो इंडिविजुअली, नॉट फॉर दिस, इनके लिए नहीं, बट इंडिविजुअली Kc का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, और मोल को तुम ऐसे भी लिख सकते हो और E के साथ भी लिख सकते हो। ओके, और Kp हम कैसे लेंगे, बार में लेंगे। ओके, जैसे कि अभी हमने देखा था कि Kp इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ CO2, ऐसा था, तो फिर अब हम क्या लिखेंगे, बार। लेकिन नीचे भी कुछ होगा, प्रेशर ऑफ से CO, तो इट इज यूनिटलेस, क्योंकि बार बाय बार कैंसल। ओके, दैट इज दैट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड as dimensionless quantities if the standard state of reactants and products are specified। वही जो हमने अभी बताया, वो कि ये भी गैसियस और ये भी गैसियस, तो दोनों बार में, तो फिर वो क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। ओके, for a pure gas the standard state is 1 bar, therefore pressure of 4 bar is standard state can expressed as 4 bar by 1 bar, that is equals to 4, which is dimensionless number
Standard state C naught for a solute is 1 molar solution and also concentration can be measured with respect to it. The numerical value of equilibrium constant depends on the standard state chosen. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू तो जो स्टैंडर्ड स्टेट हमने चूज किया होगा उसके ऊपर ही होगी, और वो भी अगर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हुआ उसमें तो हम सॉलिड लिक्विड को कंसीडर ही नहीं करेंगे, उसको तो हम कांस्टेंट ले लेंगे. तो वही बोल रहा है कि जो क्या लिया है तुमने उसके ऊपर डिपेंडेंट है. Thus, in this system, both Kp and Kc are dimensionless quantities but have different numerical values due to the different standard states. So दोनों के स्टैंडर्ड स्टेट अलग अलग है. Kc हम लेते हैं जब मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन हो, Kp हम लेते हैं जब गैसियस हो और उसका यूनिट लेंगे बार. तो दोनों है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही भाई, दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट अलग है, दोनों के स्टैंडर्ड स्टेट अलग है, फेज अलग है. That's why दोनों के यूनिट अलग है. डन. કેટલા આગળ સુધી કીધું તું મેડમે? તમે પ્રેક્ટિસ કરો તો બરાબર કરજો ભાઈ, ટેસ્ટમાં તો માર્ક્સ તો આવતા નહીં તમારા. હે તમને કહી દઈએ છે કે આ ટેસ્ટ છે, આ દિવસે છે. હવે ક્યારે ટેસ્ટ છે મેડમે? હવે નહીં, હવે ડાયરેક્ટ એક્ઝામ છે સ્કૂલમાં. તો એક્ઝામમાં બરાબર કરજો પછી. નૈતિક નહીં આવ્યો? ના એની એક્ઝામ ચાલે છે. ના ના પતી ગઈ એની એક્ઝામ તો. Okay. So next, this shows that खत्म मतलब तो स्कूल जितना थोड़ी, हम तो पूरा चैप्टर करेंगे ना. हाँ तो डिवीजन फिर हमारा रह जाएगा. हाँ क्योंकि फिर कौन सा डाउट था तुम्हें? नहीं मुझे यही डाउट था. अच्छा हाँ, नहीं तो डाउट हो तो हम सॉल्व कर देंगे, तुम देखना भी. ओके. और जो पढ़ने में भी जो डाउट हो तो हम सॉल्व कर देंगे, बट हमारे सिलेबस में, क्योंकि फिर जैसे जितना जल्दी हमारा 11th कंप्लीट होगा तब जाके हम 12th स्टार्ट करेंगे. और स्कूल में तो ऐसे ही, जैसे अभी तुमको ऐसे भगा दिया सब, हम तो ऐसे नहीं कर सकते ना. जैसे अभी फिजिक्स में हमने लास्ट चैप्टर में तुमने बोला कि स्कूल में ये थियरी की है, तो हमने फिर लास्ट में वही थियरी को लिया है. ओके. अभी नेक्स्ट भी स्कूल में क्या क्या करवाया है वैसा ही अगर हम किए तो वैसा करके फिर स्कूल में 12th स्टार्ट कर दिया तो हम भी 12th स्टार्ट कर सकते हैं, वैसा करना हो तो. बट फिर बेसिक छूट नहीं जाना चाहिए, दैट इज द थिंग. नहीं तो होगा क्या, जब 12th में कंसेप्ट आएगा तो 11th की जब जरूरत पड़ेगी फिर से समझाना पड़ेगा. पढ़ लिया है तो आई कैन से कि भाई हमने पढ़ा था, तुम्हें भी दिमाग में होगा हाँ ऐसा कुछ तो था. और अगर नहीं पढ़ा होगा और फिर मैं बताऊंगा ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा. दैट इज द थिंग. फिर भी वी विल सी. तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्कूल में सब कुछ खत्म हो गया है. केमिस्ट्री में तो ये ये इक्विलिब्रियम हाँ इतना ही हुआ है. चलो आगे के सारा बाकी है. फिजिक्स खत्म. आगे मतलब दूसरी बुक सारी बाकी है, बाकी है पार्ट 2. पूरी बाकी है. और फिजिक्स में मतलब केमिस्ट्री में वी कैन से वी आर विद द स्कूल. हाँ. और फिजिक्स में पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म. ओके. तो जो पार्ट 2 में हमारे कितने बाकी है अगर स्कूल की कंपेयर करें तो? कितने चैप्टर हमारे 7 चैप्टर टोटल है, उसमें से हम अभी तो सॉलिड्स पे आए ना. नहीं सॉलिड्स ले लिया, फ्लूइड्स देख लिया. फ्लूइड्स पे है हम. नहीं मतलब जो स्कूल में किया उतना तो हमने डिस्कस कर लिया ना फ्लूइड्स. हाँ उतना कर लिया हमने बोला था. हाँ वही एग्जाम रिलेटेड. यस. तो व्हाट यू से, जैसे स्कूल में पर्टिकुलर थियरीज करवाई है वैसे करना है, स्कूल में पूछने कैसे वाले हैं एग्जाम में जो करवाए हैं? मैम जनवरी में नहीं आने वाले हैं. मैम ही नहीं आने वाले. तो फिजिक्स मतलब एग्जाम कौन लेगा? फिजिक्स खत्म. फिजिक्स तो खत्म, एग्जाम पेपर कौन सेट करेगा? जनवरी में नहीं आएंगे, बाद में आएंगे. अच्छा. अपन जनवरी में लीव ले रहे हैं, मैंने ऐसा बोला. तो हुआ है उनका. नहीं भाई. मैथ्स में
हाँ अच्छा, मतलब हमारा एक ही चैप्टर बाकी है। नहीं 3D वाला हमारा बाकी ना ट्यूशन में। हाँ वो तो इजी ही है। ओके चलो आगे देखते हैं। तो फिजिक्स में मतलब हमें, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें स्टार्ट कब करना है 12th, क्योंकि स्कूल में कब करने वाले हैं कुछ बताया? स्कूल में फाइनल फाइनल एग्जाम मार्च में है। क्यों फेब में नहीं है? फेब में ये बोर्ड का आएगा ना, सेंटर जब छुट्टी और वो सब मिलेगा तो डायरेक्ट मार्च में होगी। 3 मार्च से तो मार्च से पहले फिर 12th स्टार्ट नहीं करने वाले? पढ़ाना हिरेन सर बोल रहे थे कि मैं हिरेन सर का पार्ट 2 बाकी है तो फिर पूरा। हाँ फिर भी सर बोल रहे थे कि मैं खत्म करके अब शुरू कर दूंगा जनवरी में, ऐसा सर बोल कोच रहे थे। में शायद 12 वालों से बात किया ना तो बोल रहे थे कि हमें भी ऐसा बोल रहे थे पर चालू नहीं किया ना। चालू नहीं किया ना? सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, क्या कराएंगे? 3 चैप्टर बाकी है अभी। वो अलग बात है कि फिर वो वैसे वाले फॉर्म में आ गए फिर तो भगा देते फॉर्म में फिर तब तक वो फिर अलग बात। तो प्रैक्टिकल्स बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। अभी तो एक प्रैक्टिकल नहीं कराया तो कहाँ कुछ होगा। अभी तो बस चालू किया है, इसी महीने लेके गए थे फर्स्ट प्रैक्टिकल। उसमें भी क्या करवाया, बीकर दिलवाया। 3 बार प्रैक्टिकल गया, 3 बार बीकर दिलवाया हम लोगों से। कुछ कराया है, प्रैक्टिकल साफ करवाया है, लैब साफ। हाँ वही। ओके चलो, सो ओनली कंसर्न इज कि हम पीछे ना रह जाए, फिर बुक में से स्कूल में अगर भगा लेंगे और फिर उसके बेस पे एग्जाम लेंगे, फिर तुम्हारे इंटरनल्स और वो सब काउंट होंगे 12th में। सो हम अच्छे से डीपली पढ़ते रहते हैं 11th, जैसे ही स्कूल में स्टार्ट करें हम भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, क्योंकि हम फिर तुम्हारे इंटरनल्स पे उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। उसके मार्क्स आएंगे ना फिर बोर्ड्स में कैलकुलेट करेंगे वो 20 मार्क्स। ओके दैट इज द थिंग। हाँ, so this shows that a particular temperature there is a constant concentration or pressure of CO2 in equilibrium with CO and CO3. Yes. So experimentally it has been found that at 1100 Kelvin the pressure of CO2 in equilibrium with CaCO3, and this much Pascal. Therefore equilibrium constant is, ये तो गिनने के लिए बताया है कि ये दोनों सॉलिड है। ओके ये दोनों सॉलिड है, प्योर सॉलिड तो उसका तो गिनना नहीं है, तो हमें सिर्फ CO2 का गिनना है। सो CO2 का जो प्रेशर आ रहा है वही प्रेशर हमारा आ जाएगा, दैट इज 2 × 10⁵ पास्कल और डिवाइड बाई 10⁵ पास्कल, क्योंकि हमें तो किस में लिखना है, बार में, तो पास्कल से वापस डिवाइड किया तो कितना आ गया 2। Okay. Similarly, in the equilibrium between the nickel carbon monoxide and nickel carbonyl used in purification of nickel, तो निकल के प्योरिफिकेशन के लिए ये होता है। ओके तो सॉलिड है, गैस है और गैस है, अगेन सॉलिड को हम कांस्टेंट गिन लेंगे। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, NiCO4 एंड CO⁴। दोनों गैसेस है तो अब हमें Kp लिखना पड़ेगा। डन। ओके so it must be remembered that for the existence of heterogeneous equilibrium, pure solids and liquids must also be present at equilibrium, but their concentration or partial pressure do not appear in the expression of the equilibrium constant। समझ में आ रहा है कि होंगे तो सही, जैसे अभी भी सॉलिड तो थे, ओके बट उनको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम गिन रहे हैं तब उनको कंसीडर नहीं करना है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल गिवन है Ag2O + HNO3, सो AgNO3 and H2O लिक्विड, तो देखो अब लिख लेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्योर सॉलिड नहीं लेना है, प्योर लिक्विड नहीं लेना है, एक्वियस लेना है, तो फिर AgNO3 लिया और HNO3 लिया, इन लोग को कांस्टेंट लिखा। डन। अब ये भी एक्वियस तो हम Kc लेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे, उन्होंने Kc लिखा हुआ है बट एक्चुअल में क्या हो जाएगा, वो Kp हो जाएगा। इन दैट P ऑफ से निकल CO4 डिवाइडेड बाय P ऑफ से C। डन, समझ में आया? ओके सो दैट इज देयर। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, वेरी गुड न्यूमेरिकल, अच्छा है। देखो तो द वैल्यू ऑफ Kp
फॉर द रिएक्शन, तो Kp की वैल्यू ये रिएक्शन के लिए गिवन है इज 3। तो हमारी रिएक्शन क्या है, CO2 विच इज गैसियस प्लस उसकी कार्बन, मतलब प्योर ग्रेफाइट है ये, प्योर कार्बन, कार्बन सॉलिड स्टेट में मतलब क्या ग्रेफाइट जनरली हम लेते हैं वो। सो ट्वाइस CO दैट इज गैसियस, ये गिवन है। Kp की वैल्यू भी गिवन है, कितनी है 3 एट 1000 केल्विन। T की वैल्यू भी गिवन है 1000 केल्विन। इफ इनिशियली PCO2 प्रेशर ऑफ CO2, गैसियस है तो CO2 प्रेशर ही लेंगे हम, सो प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 0.48 बार, तो ये कितना है से 0.48 बार इनिशियली, ओके। एंड PCO इज 0 बार, ऑब्वियसली भाई स्टार्टिंग में तो 0 ही होगा ना, ओके। तो ये कितना है 0 बार। एंड प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट, ये प्योर ग्रेफाइट है, ओके। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2, मतलब ये जो CO है और CO2 है, मतलब P ऑफ CO एंड P ऑफ CO2 फाइंड करना है एट इक्विलिब्रियम, ओके। अगेन वेरी गुड न्यूमेरिकल। लास्ट जो हमने किया था, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर बट आई थिंक 4th वन, ओके। हाँ यस, ओके। सो 4th न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट वन एंड देन 6th न्यूमेरिकल, बाकी सब छोटे हैं, ये बड़ा है इसीलिए इंपॉर्टेंट, अदरवाइज है सेम, ओके। सो देखो कैसे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम रीच हो गया। इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो मान लेते हैं कि इसके कितने, देखो यहाँ पर कल बताया था वैसे ये 1 मोल है और ये 1 मोल है, तो CO2 और कार्बन का 1 मोल लेते हो तब कितना बनता है 2 मोल्स बनते हैं, किसके CO के, कार्बन मोनोक्साइड के, ओके। सो 1 और 1, तो मतलब कि हम बोल रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम इतना तो नहीं रहेगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, उससे कम ही हो जाएगा, ओके। कितना कम होगा हमें नहीं मालूम, सो हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई x कम हो रहा है, तो 0.48 माइनस x इतना कम हो गया, ओके। अब ये 1 है, ये भी कितना है 1, ओके। तो यहाँ भी क्या आएगा 1। अब अगर ये दोनों 1 1 है तो यहाँ कितना बन रहा है 2 into 1 मतलब 2, ओके। तो हमारा यहाँ पे कितना बनेगा, अगर x यूज हो गया है, इसमें से x यूज हो गया है तो कितना बनेगा 2x बनेगा। x इसमें से यूज हुआ, x इसमें से यूज हुआ तो 2x बनेगा। यहाँ से 1 यूज हुआ, यहाँ से 1 यूज हुआ तो 2 बन रहा है, तो यहाँ से x यूज हुआ, यहाँ से x यूज हुआ तो यहाँ पे 2x बनेगा। समझ में आ गया, ओके। अब आगे देखते हैं, देखो बस अब तो कुछ नहीं, कल किया था वैसे ही, Kp का फॉर्मूला लिखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, ओके। सो ये हमारा इक्वेशन है। सो एट इक्विलिब्रियम देखो 0.48 माइनस x, ये बार में है क्योंकि 0.48 किस में है, बार में है, ओके। देन ये भी बार में आएगा और ये x बार में नहीं आएगा, वो तो सॉलिड है, ओके। अब हमें Kp गिवन है तो Kp का फॉर्मूला लिखेंगे, ये प्योर सॉलिड है इसको तो गिनना ही नहीं है, ओके। तो ये लेंगे, तो यहाँ Kp है प्रेशर है, तो प्रेशर ऑफ व्हाट CO, और उसके 2 मोल्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2, और यहाँ पे प्रेशर ऑफ CO उसका 1 है तो डन। इतना समझ में आ गया, ये तो हमारा नॉर्मल, इससे ही हम लिख देंगे Kp। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 2x है, ओके। तो Kp इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर, देखो 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ कितना है 0.48 माइनस x CO का, ओए CO कहाँ से आ गया, CO2 है ना, CO2 का कितना है 0.48 माइनस x। Kp की वैल्यू क्या है 3, डन। तो अब सिंपली मैथ्स ये यहाँ चला जाएगा, सिंपल ही है, ओके। कैसे करेंगे कि वो जो 0.483 इंटू 0.48 माइनस x इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर। 0.48 ही था ना, हाँ यस। सो ये अंदर जाएगा तो 0.48 इंटू 3 मतलब यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा से 48 इंटू 3 करो, 50 इंटू 3 150 और उसमें से 144 1.44,
ओके सो 144 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस, और ये माइनस 1.44 इज इक्वल्स टू 0। अब वही अल्फा एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस ए, क्लास 10। ओके सो मेरा a है 4, b है 3 एंड c है माइनस 1.44। a b c की वैल्यू पुट करो तो हमें दो वैल्यू मिल जाएगी। डन। तो एक बार ये मिली वैल्यू -3 प्लस और माइनस 5.66 डिवाइड बाई 8। ओके सो एज द वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई उतना माइनस हुआ है, नेगेटिव मतलब प्लस हुआ है, तो प्लस कहाँ से होगा? ओके तो उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो दैट मीन्स कि x कितना यूज हो गया 0.33 यूज हुआ है। मतलब 0.48 जो हमारा था उसमें से 0.33 तो क्या हो गया है, यूज हो गया। x की वैल्यू मिल गई ना। हमारे पास क्या था, जो CO2 था वो था 0 एट इक्विलिब्रियम 0.48 माइनस x। ओके इक्विलिब्रियम में ग्रेफाइट कितना बचा x, इक्विलिब्रियम पे ये कितना बना था 2x। अब x की वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.48 माइनस 0.33, ये कितना बचा 0.33, ये कितना हुआ 2 इंटू 0.33 0.66। ओके तो प्रेशर ऑफ CO2 जो हमें फाइंड करना था वो आ गया 0.66 बार, और प्रेशर ऑफ CO2 जो हमें फाइंड करना था वो आ गया हमारा 0.15 बार। सिंपल न्यूमेरिकल है बट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। अदरवाइज है सिंपल, कुछ नहीं, केपी का फॉर्मूला लगाओ वैल्यू पुट करो, वो इतना ही है और कुछ नहीं। बट ध्यान कहाँ रखना है, ध्यान रखना है यहाँ पर, ये 1 है ये 1 है तब यहाँ 2 बनता है। तो अगर तुमने इसमें से x माइनस किया, यहाँ से भी x, यहाँ से x यूज हुआ, इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो जितना था उसमें से कितना यूज हो गया x यूज हुआ, तो इसका भी x यूज होगा तो यहाँ पे 2x बनेगा। यही ध्यान रखना है। जो फोर्थ वाला न्यूमेरिकल था उसमें सिंपल था, मतलब 1 1 1 ही था, मैंने बताया था, लेकिन तभी बता दिया था कि अगर ऐसा कुछ डबल वाला हो गया तो क्या करेंगे। देख ये न्यूमेरिकल है तो यहाँ 1 मोल 1 मोल 1 मोल एंड 1 मोल, तो सारे 1 1 ही है। ओके तो यहाँ से अगर x निकला, यहाँ से भी x निकला, तो यहाँ बनेगा भी x और यहाँ बनेगा भी x। वैसे ये देखो 0.1 माइनस x 0.1 माइनस x और x, लेकिन मोल्स अगर यहाँ पे अलग है जैसे कि इस केस में, देन यहाँ पे क्या बनेगा 2x। एट द सेम टाइम हमें याद क्या रखना है कि अगर 1 से ज्यादा फेजेस है, मोर देन 1 फेज, ओके, और सॉलिड और लिक्विड प्योर स्टेट में गिवन है, देन उनका कॉन्सेंट्रेशन वी कैन टेक कांस्टेंट। डन। नेक्स्ट ओके सो नेक्स्ट हमारे पास थियरी है एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुमने ढूंढा तो क्या बड़ी बात कर दी, क्या तो छोड़ दी, क्या उखाड़ा तुमने, ऐसे यही इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि इफ यू हैव फाउंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड करना है वो दो साइंटिस्ट ने बोल रहा है। कौन से दो साइंटिस्ट? वैग और कौन था? मैक्मिलियन गुलबर्ग। वो दोनों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं वो देखा हमने कल, वो समझ लिया है, अब ढूंढ लिया, उसे फायदा क्या है भाई, यूज क्या है उसका, वेरी इंपॉर्टेंट थियरी। तो देखो, बिफोर कंसिडरिंग द एप्लीकेशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, लेट अस समराइज द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज फॉलोज। सो एप्लीकेशन डिस्कस करें उससे पहले उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले expression for equilibrium constant is applicable only when concentrations of the reactants and products have attained constant value at equilibrium state। मतलब कि अगर तुमने Kc ढूंढ लिया है या तुमने Kp ढूंढ लिया है तो तुम कब ढूंढ सकते हो, जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाए। उससे पहले ढूंढोगे तो वो कांस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी।
दैट मीन्स इफ यू हैव गिवन केसी और केपी, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है उनकी क्वांटिटी क्या हो गई है, फिक्स्ड हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। ये पहली चीज पता चलती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रीच हो गया है, मतलब कि अब तुम कोई किसी ने बोला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज बीन रीच, ओके, और उसकी वैल्यू है Kp इज इक्वल टू 2, Kc इज इक्वल टू 3, ऐसा कुछ भी गिवन है। तो अब अगर तुम्हें ये मिला तो मिलेगा कब? इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा उसके बाद। दैट मीन्स कि अगर तुम मेजर करोगे कि अच्छा चलो मुझे रिएक्टेंट मेजर करना है, कितने मोल है भाई, ये इतना मोल है, तो अब वो उतना ही मोल रहेगा, कांस्टेंट हो गया है, अब वो चेंज होगा नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या हो गया है, रीच हो गया है। तो वही चीज ये पहला पॉइंट बोल रहे हैं। सेकंड, द वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इट। देखो कौन सा पॉइंट है पहला, वो ध्यान में रखो, समझ गए? तो ध्यान में रखो। डिट्टो ऐसे याद रखने रट्टा मारने जाओगे तो समझ में नहीं आएगा कहना क्या चाह रहे हैं, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। ओके, तो वही चीज बता रहे हैं, हैव अटेन्ड द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। किसने कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर ली? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ने। ओके, वो कहना चाह रहे हैं। इतना लंबे सेंटेंस में है क्या, इक्विलिब्रियम के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है, वो बोला है। Second, the value of equilibrium constant is independent of the initial concentration of the reactants and products। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि the value of equilibrium constant वो independent है कि तुमने initial concentration कितना लिया है। मतलब कि initial concentration तुमने जैसे कल बताया था 1 kg लिया, ओके, और इक्विलिब्रियम रीच हो गया। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तुमने 2 kg लिया, फिर भी इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, ओके, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी ना, कांस्टेंट की वैल्यू वो सेम रहेगी। वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। बट उसके मोल देखो, दो अलग अलग बातें हैं, A प्लस B, C प्लस D, इसके हैं A मोल, इसके हैं B, इसके C और इसके D। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका कॉन्सेंट्रेशन लिया है हमने से 2 and 2, और ये बन रहा है सपोज 1 and 1। डन। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है मोल के बेस पे नहीं, कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर हमने उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया। डन। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेने के बाद एट इक्विलिब्रियम उनका कॉन्सेंट्रेशन ये है, एट इक्विलिब्रियम ना, पहले तो ये 0 0 था, इक्विलिब्रियम पे इनका एट इक्विलिब्रियम उनका कॉन्सेंट्रेशन ये है, ओके। अब अगर मैं चेंज करूं कॉन्सेंट्रेशन में, मतलब कि ये 2 का 1 कर दूं, ये इसका 1 कर दूं, तो ये 0.5 और ये 0.5 हो जाएगा। इसमें चेंज आएगा नहीं, इसमें नहीं चेंज आएगा, वो बोल रहे हैं। कल हमने देखा था, उसमें बोला था कि भाई अलग लेंगे तो अलग आएगा। वो कौन सा? ये मोल अलग लेंगे, मतलब यहां पर अगर ट्वाइस एच था उसकी जगह थ्राइस एच लेंगे तो के की वैल्यू अलग हो जाएगी। क्यों अलग हो जाएगी? क्योंकि ये जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, तो उसके ऊपर ये छोटा वाला सी हम ऐसे लिखते हैं ना पावर में, इसीलिए चेंज हो जाएगी। अंडरस्टूड? बट सी डी इन लोगों की वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सेकेंड पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं, समझे? फिर से बता रहा हूं क्या, कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है उसकी वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कोई लेना देना नहीं है। तुम ज्यादा लो तो कोई वैल्यू आ गई, कोई एक कॉन्सेंट्रेशन लिया तुमने और तुम्हारा के की वैल्यू आ गई से 3, के की वैल्यू आ गई तुम्हारी क्या 3। अब तुम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दे रहे हो, पहले 1 kg लिया, अब 5 kg ले रहे हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतने का उतना ही आएगा। पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, नॉट दी मोल्स जो उसके आगे कोएफिशिएंट ऐसे लिखे हुए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो अगर चेंज किया तो चेंज हो जाएगा। वो कल हमने देखा था कि अगर हमने ऐसे n से मल्टीप्लाई कर लिया, हाफ कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर लिया, सो k c डैश विल बी k c होल रेज टू n। ये हमने कल डिराइव भी किया था,
याद आया? तो ये मोल्स, ये जो आगे मल्टीप्लाई किया उसकी बात है। तो जो अगर तुम आगे मल्टीप्लाई फैक्टर जो कोफिशिएंट है वो लोगे अलग तो कोफिशिएंट चेंज, कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। बट कॉन्सेंट्रेशन अलग लिया उससे कोई चेंज होने वाला नहीं है, सेम आएगा। वो बोल रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब कि स्टार्टिंग में कितना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था स्टार्टिंग में, उससे इंडिपेंडेंट है। मतलब कहने का सिंपल मीनिंग है, यहाँ पर 1 लिया और ये 0 है और 0 है, इनिशियली ऐसा ही है। ओके, अब स्टार्टिंग में यहाँ पे तुम 2 लो और यहाँ पर 0 है और 0 है। दूसरा केस, कहने का मीनिंग वो ऐसा बोल रहा है कि भाई यहाँ तुमने 1 लिया या 2 लिया, कांस्टेंट की वैल्यू तो जो आने वाली है वही आने वाली है, तुम कुछ भी लो। समझ में आया? डन? ओके। थर्ड केस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मतलब भाई वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा। Having one unique value for a particular reaction represented by a balanced equation at a given temperature। मतलब कि एक जो हमें बैलेंस इक्वेशन गिवन होती है N2 + H2 that will give ammonia, तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, वही टेम्परेचर पे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैलिड है। उसके उससे ज्यादा टेम्परेचर या उससे कम टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अलग हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। डन? ओके। फोर्थ पॉइंट, The equilibrium constant for the reverse reaction is equal to, ये भी तो कल हमने देखा, ये सब जो देखा हुआ है वही उसी का रिवीजन हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं ना कि इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पहले डिस्कस करें। अभी एप्लीकेशन तो देखना शुरू ही नहीं किया हमने, ये तो की पॉइंट्स है जो अब तक हमने पढ़ लिया है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन वाला इक्वल तो होता है लेकिन इनवर्स होता है। तो ये कल हमने देखा था कि अगर फॉरवर्ड के लिए हमने केसी फाइंड किया और रिवर्स के लिए हमने केसी डैश फाइंड किया, तो हमने देखा था केसी डैश विल बी 1/Kc, और ये कल प्रूव भी किया था हमने। ओके, तो वही पॉइंट ये बोल रहे हैं कि भाई द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, तो उसी को वर्डिंग में लिखा हुआ है। एंड लास्टली, the equilibrium constant K for the reaction is related to the equilibrium constant of the corresponding reactions whose equation is obtained by multiplying or dividing the equation for the original reaction by a small integer। मतलब कि क्या बोल रहे हैं, the equilibrium constant K for a reaction is related to the equilibrium constant of the corresponding reactions whose equation is obtained by multiplying or dividing the equation for the original reaction by a smaller integer। मतलब कि वही चीज क्या कि जैसे मैंने ले लिया H2 plus I2 that will give twice Hi, और अब मैं ले रहा हूँ twice H2 plus twice I2 that will be equals to say 4 Hi। तो बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये रिएक्शन का दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, ऐसा बोल रहे हैं। अब देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर अ रिएक्शन, फॉर एनी रिएक्शन इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन। तो ये दोनों सेम जैसी ही रिएक्शन है, डिफरेंस क्या है, सिर्फ हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अलग अलग लिया है, मोल्स अलग अलग लिया है। whose equation is obtained, मतलब सपोज इससे ये इक्वेशन ऑब्टेन किया हमने, कैसे, by multiplying or dividing the equation for the original reaction by a small integer। मतलब छोटे इंटीजर से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। डिवाइड भी कर सकते हैं, हाफ H2 प्लस हाफ I2 इज इक्वल्स टू Hi। तो ये जो मिलेगा वो और ये जो रिएक्शन मिलेगी वो दोनों का जो कांस्टेंट होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट इन द सेंस इन रिलेशन विद दिस, ऐसा बोल रहे, सिंपल, अंडरस्टूड। तो वो तो हमने देखा ही ना भाई कि ये एक सिंपल है, अगर तुमने ये मोल्स के नंबर चेंज कर दिए तो वो चेंज हो जाएगा। तो वही तो है, ये चेंज कर दिए तो वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, वो इसके साथ डिपेंडेंसी है, उसकी रिलेशन है उसका। डन? ये हमने जो पढ़ा वही चीज है,
कुछ नया नहीं देखा ये, लेकिन पूरे के पूरे इक्विलिब्रियम के रिलेटेड जो जो पढ़ा तो वो ये 5 पॉइंट में आ गया। जो भी हमने पढ़ा वो सारा का सारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा वो सारा ये 5 पॉइंट में आ गया। सो इट कैन बी आस्क्ड इन थियरी। ओके, अब जो टॉपिक का नाम है वो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि भाई तुमने ये सब झंझट करके ढूंढ तो लिया, अब ढूंढ लिया तो तुम्हें पता क्या चला भाई? कोई बोल देगा कि भाई ये एक रिएक्शन है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है भाई 2, तो बताओ क्या पता चल रहा है तुम्हें उससे? दैट वी आर गोइंग टू सी। सो बहुत बड़ी बड़ी बातें पता चल रही है। ये भी पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में। क्या एप्लीकेशंस? देखो एप्लीकेशंस कितनी छोटी है, 3 ही एप्लीकेशन है। ओके, लेकिन जो हमने लर्न किया वो 5 पॉइंट निकले। सो क्या है? प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, तो प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही देख लिया। 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस हो सकती है। टाइप ऑफ रिएक्शंस 3 टाइप की हो सकती है। एक पहला टाइप, तब तुम नहीं आई थी, तुम थे। पहला टाइप कि ये जो हमारा a प्लस बी दैट विल इक्वल टू सी प्लस डी, तो जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया तब हमने देखा कि सपोज ये 2 kg था और यहाँ पे बन गया 5 kg, ऐसा बन गया। केमिकल रिएक्शन हुई और ऐसा बन गया। मतलब कि इसका बहुत ज्यादा यूज हो गया किस क्या बनने में? प्रोडक्ट बनने में। कोई एक ऐसा केस होगा कि ये 2 kg और यहाँ बना 0.1 और 0.1 और इक्विलिब्रियम रीच हो गया। तो इन दिस केस क्या हमें समझ में आता है कि ज्यादातर रिएक्टेंट तो खाली ही है, मतलब यूज ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि भाई इतना ही बना है, तो मतलब उतना ही यूज हुआ होगा उसमें से। समझ में आया? और तीसरा केस 50-50। ओके, ब्रिटेनिया 50-50 क्या कि मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम जैसा ही रहा है ऐसे। तो एक्सटेंट, ये तीनों केस एक ही पॉइंट में आ जाते हैं। क्या कि एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन मतलब क्या कि भाई प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं या प्रोडक्ट बहुत कम बन रहे हैं और रिएक्टेंट जितने थे उतने इक्वल जैसे ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। 3 केस है। एक तो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा यूज हो गया और ज्यादा यूज हो गया तो प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएगा। तो पहला केस रिएक्टेंट बहुत ज्यादा यूज हो गया और प्रोडक्ट ज्यादा बन गया, दैट इज पहला केस। दूसरा केस प्रोडक्ट रिएक्टेंट यूज ही नहीं हुआ, बहुत कम यूज हुआ। तो बहुत कम यूज हुआ तो बहुत कम बनेगा भाई। तो पहले केस में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा था, दूसरे केस में प्रोडक्ट बहुत कम था और तीसरा केस ऑलमोस्ट 50-50 जैसा बना है। मतलब 2 kg लिया हो तो वहां पे 1 kg जैसा बन गया है, लाइक दैट। और ऑलमोस्ट सेम जैसा बन गया है। कहने का मीनिंग है कि एट द इक्विलिब्रियम उनके जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट सेम जैसे। मतलब अगर तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे सो इट विल बी नियर टू 1, क्योंकि ऊपर भी सेम कॉन्सेंट्रेशन नीचे भी सेम कॉन्सेंट्रेशन तो 1 आएगा। लेकिन अगर पहले वाला केस है जिसमें प्रोडक्ट ज्यादा बन गए हैं, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा यूज हो गए, तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। ज्यादा प्रोडक्ट बना तो उसका के कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा आएगा? 1 से बहुत दूर आएगा या 1 से बहुत छोटा आएगा। मतलब से 0.8 आएगा या से 2.5 आएगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि पहला केस कि बहुत ज्यादा रिएक्टेंट यूज हो गया और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन गया, तो व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? ये या ये? राइट, ज्यादा बन गया तो प्रोडक्ट ज्यादा आएगा, तो ज्यादा डिवाइड बाय कम तो वैल्यू विल बी मोर। ओके, दैट्स इट। और अगर मैं बोलूं दूसरा केस कि भाई रिएक्टेंट यूज हुआ ही नहीं, थोड़ा बहुत यूज हुआ और कुछ प्रोडक्ट बना है, तो थोड़ा यूज हुआ तो थोड़ा ही प्रोडक्ट बनेगा। तो थोड़ा प्रोडक्ट बना और फिर इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच, बस अब आगे प्रोसेस नहीं हो रही है, तब क्या होगा? ये वाला केस। क्यों? क्योंकि भाई प्रोडक्ट बना ही नहीं है, बहुत कम है। तो बहुत कम डिवाइडेड बाय बहुत ज्यादा, मतलब से 1 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर क्या आएगा? 0.1, लाइक दैट। तो 0.1 से छोटा आंसर कब आता है? जब
डिनोमिनेटर बड़ा होता है तब। अंडरस्टूड। और तीसरे केस में तो इक्वल रेशियो जैसा है। डन। तो ये पहला पॉइंट हमें पता चलता है, मतलब तो कोई तुम्हें कोई बोल दे कि भाई के की वैल्यू ये है, तो उससे तुम्हें पता चल जाता है क्या कि ये जो इक्विलिब्रियम रीच हुआ है उसमें प्रोडक्ट ज्यादा यूज हो गए हैं या रिएक्टेंट ज्यादा यूज हुए हैं। मतलब एट दी इक्विलिब्रियम तुम्हारे पास रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा है या रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम है, या फिर दोनों की क्वांटिटी सेम जैसी है। ये तुम्हें पता चल जाएगा किससे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से। अंडरस्टूड। ये पहली बात पता चली। अब पढ़ो तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रिडिक्ट दी, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बट ऐसा प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, कि उसके मैग्नीट्यूड के बेस पर से हम उसका एक्सटेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। पहले क्या था? एक्सटेंट, मतलब भाई ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है या ज्यादा रिएक्टेंट ही रह रहा है, प्रोडक्ट बहुत कम बन रहा है या इक्वल जैसा रह रहा है, ये तो था एक्सटेंट, ओके, बाय द मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन, कि भाई कौन सी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, लेकिन कौन सी डायरेक्शन ज्यादा हुई, फॉरवर्ड वाली ज्यादा हो रही है या रिवर्स और बैकवर्ड वाली ज्यादा हो रही है, तो वो भी पता चल जाता है। कैसे? तो ये तीनों केस हमें गिव, हाँ बताओ क्या? अरे बोलो। अच्छा, तो ये हमें डिटेल में देखना ही है। ओके, कैसे पता चलता है बता दूं रफली। मतलब जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करते हैं ना, वैसा ही फाइंड करना है, बट इक्विलिब्रियम रीच होने से पहले फाइंड कर लेना है कांस्टेंट। ओके, जैसे कि हम इक्विलिब्रियम के फाइंड करते हैं, सपोज तुम यहाँ पे क्यूसी फाइंड कर रहे हो, बट के कब फाइंड करते हैं? जब इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच। क्यूसी इक्विलिब्रियम रीच होने से पहले ही फाइंड कर देते हैं, तो पहले ही, मतलब 1 kg और वो 0 था, और अब रिएक्शन स्टार्ट हो गई और अभी इक्विलिब्रियम रीच हुआ ही नहीं, अभी तो 5 मिनट हुए और मैंने देख लिया ए कितना कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये था 0.9 0.9 और वो बना था 0.1 0.1, फाइंड कर लिया 0.1 0.1 अपॉन 0.9 0.9, वो रेशियो फाइंड कर लिया। तो वो जो क्यूसी मिलेगा, और फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब रीच हो जाएगा तब मिलेगा, वो दोनों को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि फॉरवर्ड होगी या रिवर्स होगी। दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, बट क्या करेंगे वो मैंने ऊपर से बता दिया तुम्हें। एंड थर्ड, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन भी हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि तुम्हें अगर बोल दिया है कि तुम्हारे के की वैल्यू इतनी है, ओके, तो तुम बोल सकते हो कि तुम्हें सिर्फ एक रिएक्शन गिवन है कि भाई H2 plus N2 that will give twice NH3, okay, 3 देन तो तुम और के की वैल्यू गिवन है Kp is equals to say 2, इससे तुम बोल सकते हो, इतना ही गिवन है, तुम्हारी ये रिएक्शन हो रही है और तुम्हें Kp की वैल्यू गिवन है, इससे तुम बोल सकते हो कि एट इक्विलिब्रियम तुम्हारे पास कितना कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन का होगा, कितना कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रोजन का होगा और कितना कॉन्सेंट्रेशन एमोनिया का होगा। कैसे? एनी आइडिया? इक्विलिब्रियम पे ये सबका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा वो हम पता कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग विल बी गिवन टू यू, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो तुम्हें गिवन ही होगा कि भाई तुमने इतना हाइड्रोजन इनिशियली लिया है और इतना नाइट्रोजन इनिशियली लिया है, मतलब से 1 इनिशियली लिया है और ये इनिशियली 0 0 है। मतलब तुम्हारे पास 3 कंडीशन है, इक्वेशन है, केपी है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। उससे तुम फाइंड कर सकते हो कि आफ्टर द इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड ये सबका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। कैसे? अभी जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया ना वैसे, कि भाई इनिशियल 1 है, उसमें से x चला गया, इसमें से भी x चला गया, यहाँ x बना, यहाँ x बना, और फिर k की वैल्यू गिवन है तो सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पुट करो तो पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम में 1 माइनस x कितना है। जो न्यूमेरिकल अभी हमने सॉल्व किए वही डिट्टो वही है ये, कि इक्विलिब्रियम पेयर कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो पता चल सकता है। अंडरस्टूड? तो ये 3
यूजेस है और तीनों यूज को हम देखते हैं। पहला, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। तो जो मैंने बताया उसी वही है, थोड़ा मैं बैठ के पढ़ता हूँ अब। सो the numerical value of the equilibrium constant for a reaction indicates the extent of the reaction. हाँ, but it is important to note that an equilibrium constant does not give any information about the rate at which equilibrium is reached. तो याद रखना कि वो जो है वो कंटेक्स्ट मतलब कि एक्सटेंट बताता है कि प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या प्रोडक्ट कम बनेगा या प्रोडक्ट रिएक्टेंट जितना ही बनेगा, सिर्फ उतना पता चलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से, रेट नहीं पता चलेगा, वो बोल रहा है। Then the magnitude of Kc and Kp is directly proportional to the concentration of products in the numerator of equilibrium constant and inversely proportional to the concentration of reactants. This implies that a high value of K is suggestive of a high concentration of products. और अगर low value of K, then low concentration of products. As simple जो हमने डिस्कस किया। We can make the following generalizations concerning the composition of equilibrium mixtures. Yes, तो अब कितना है, अभी तो मैंने तुम्हें सिंपल एग्जांपल लेके बता दिया कि भाई 1 के नियरर हो तो वो 50-50 वाला केस हो जाएगा, 1 से सपोज ऐसे गिवन हो तो वो कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट क्या है, कम है या ज्यादा है, कम है, और अगर ऐसे 1.69 जैसा है तो प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा है। बट एक्चुअल केस, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया, एक्चुअल केस में क्या है, अभी हमने लास्टली कल के लेक्चर में देखा था, टेबल गिवन थे कि सी की सारी वैल्यू थी तो वो तो इंटू 10⁻³ 10⁻³ 10⁻2 वैसी थी, तो उसके कंटेक्स्ट में हमें पता चल जाएगा कैसे, अगर 10⁻³ से ज्यादा है वैल्यू, 10⁻³ से ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है और रिएक्टेंट ज्यादा यूज हो रहा है और प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। Products predominate over the reactants. If Kc is very large, the reaction proceeds nearly to the completion. Okay, तो nearly completion जैसा ही हो जाएगा और मतलब कि प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी। Okay, nearly completion मतलब रिएक्टेंट ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, सारे रिएक्टेंट यूज हो गए और सब में से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, वैसी चीज, वैसा सीनारियो। ओके, एग्जाम्पल गिवन है कि भाई H2O2 500 केल्विन, तो भाई H2 और O2 500 केल्विन पे तुम इकट्ठा करोगे तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन जैसा होगा, मतलब इक्विलिब्रियम जब रीच हो जाए, ओके, H2 है प्लस O2 है और यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम रीच हो जाए तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, H2O। तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही ये, इससे हमें पता Kc की वैल्यू क्या आ रही है, 2.4 × 10⁻47, जस्ट इमेजिन 10⁻47, ओके, इतना ज्यादा Kc का वैल्यू, मतलब ये कितना ज्यादा होगा और ये लोग कितने कम होंगे, मतलब एट द इक्विलिब्रियम मेजरली रिएक्टेंट तो क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए, और रिएक्टेंट इज अबाउट टू, मतलब अबाउट टू कंप्लीट, अबाउट टू खाली हो गए ऐसे, ओके, अबाउट टू कंप्लीट एम्प्टी, ओके, क्यों, क्योंकि भाई बन ही इतना रहा है, तो मतलब एट इक्विलिब्रियम फाइंड किया तो सपोज स्टार्टिंग था 1 1 और 0, और फिर जब फाइंड किया तब ये बन गया 0.0001 0.0001 और ये बन गया से ऑलमोस्ट 0.99999 और 1 बन गया, ऐसा समझ। दिस डिवाइड बाय ये करोगे तो कितना, ये भी मैंने छोटा लिखा है, ये वैल्यू तो देखो 10⁻47 आ रही है, अंडरस्टूड, ओके। देन नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल इसी का, H2Cl2 और उसमें से बन गया HCl गैस एट 300 केल्विन, देखो अगेन आया है 10⁻31, मतलब HCl गैस, H2O गैस, वेपर, ओके, मॉइस्चर, ये जो हमारे यहाँ पे मॉइस्चर है तो वो क्या है, गैसियस फेज में, अभी ये रूम में भी पानी तो है ही, ओके, तो वो गैसियस फेज में है, दैट मींस H2 और O2 ऐसे मिल गए हैं कि वो क्या हो गए हैं, ऑलमोस्ट मॉइस्चर फॉर्म में है, इसीलिए हमें लिक्विड फॉर्म में दिखाई दे रहे नहीं है। देन ऑल्सो डोंट गो डायरेक्टली फॉर सर 500 केल्विन कहाँ है, हाँ 500 केल्विन तो नहीं है, जब था तब से वो बन गए हैं, ओके, जब 500 केल्विन था अर्थ पर, ओके, तब से वो हो गए हैं ऐसे, लाइक दैट, समझ में आ रहा है। 500 केल्विन कभी था या नहीं था अर्थ का, था ही ना भाई,
भाई माइनस भी बहुत गया था, लाइफ थी ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट टेम्परेचर तो था। ओके, एट दैट टाइम लाइफ थी ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट टेम्परेचर तो था ना भाई अर्थ का। ओके, सारे सारे फेज आ गए हैं अर्थ के। फायर स्टेज, जैसे स्टोन एज बोलते हैं, तो फायर एज, कोल्ड एज। ओके, एकदम ठंडा, एकदम ठंडा मतलब वी कैन नॉट इवन लिव, इसीलिए तो नहीं थे हम लोग। ओके, वैसा, बट अर्थ तो थी ही, लाइक दैट। सो H2Br2 एंड HBr बन रहा है अगेन 300 केल्विन। देखो 10⁻18, मतलब इससे हमें पता क्या चल रहा है कि बहुत ज्यादा बन रहा है क्या प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट इज अबाउट टू कंप्लीट। बट फिर भी इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। कंप्लीट, अबाउट टू कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं हो गया। कंप्लीट हो जाता तो इक्विलिब्रियम रीच ही नहीं होता ना, फिर रिवर्स डायरेक्शन ही कैसे होती, सिर्फ फॉरवर्ड ही हो गई है। तो अबाउट टू कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं हो, खत्म नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट 10⁻3 से ज्यादा था, अब 10⁻3 से कम, मतलब 10⁻3 मतलब 10⁻3। ओके, तो एक रेंज मिल गई हमें 10⁻3 एंड 10⁻3। सो 10⁻3 से ज्यादा होगा देन से प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है। 10⁻3 से ज्यादा होगा दैट मींस प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, मतलब डाल दिया है, जैसे कि यही H2 और O2 डाल दिया, लेकिन 500 केल्विन टेम्परेचर तुमने रखा ही नहीं। ओके, और तुमने रख दिया कितना, 300 केल्विन, तो H2 और O2 जैसे थे वैसे ही पड़े रहेंगे, लेकिन ये बनेगा ही नहीं। बनेगा बट बहुत 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 माइनर बनेगा। तो फिर उसके लिए तुम कैसे फाइंड करोगे, तो ये तो भाई ये बहुत कम और नीचे बहुत ज्यादा, तो वैल्यू क्या आएगी, 10⁻³ से भी कम आएगी। वही है, समझ में आया? अब उसके एग्जांपल तो देखो, ले वही बताया जो मैंने बोला, वही एग्जांपल है। डीकंपोजिशन ऑफ H2O, मतलब यहां से तुम जब डीकंपोजिशन करोगे तब। ओके, एट 500 केल्विन हैज अ वेरी स्मॉल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो कितना 10⁻47 48 था ना, तो आ गया ना 10⁻48, मतलब यहां से यहां जाना। ओके, तो यहां से यहां जाएगा एट 500 केल्विन, वो तो बहुत ज्यादा है, वही बोला ना हमने कि ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाएगा और H2O ही बन जाएगा एट 500 केल्विन। तो 500 केल्विन ही लेते हैं तो, और लेकिन पहले अब हम क्या करते हैं, H2O पहले लेते हैं, और उसमें से मुझे बनाना क्या है, H2 और O2 एट 500 केल्विन। तो भाई इसमें से ये तो बनेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि 500 केल्विन पे तो यहां से ये बन रहा है सबसे ज्यादा। ओके, तो वापस H2O2 बनेंगे नहीं, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम और इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा। ओके, सो इसीलिए 10⁻48, दूसरा एग्जांपल 10⁻31। समझ में आ गया? सो 10⁻3 से ज्यादा वैल्यू हो दैट मींस कि प्रोडक्ट्स आर मोर। 10⁻3 से कम वैल्यू हो दैट मींस कि प्रोडक्ट्स आर वेरी 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 लेस एंड रिएक्टेंट्स आर वेरी 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 मच और मोर, मतलब कि उसका यूज ही नहीं हुआ, पड़े ही रहे हैं, रिएक्शन ज्यादा हुआ ही नहीं, लाइक दिस। ओके, एंड थर्ड केस इन दोनों के बीच में हो, मतलब इन बिटवीन द 10⁻³ to 10⁻+3। ओके, दैट इज ब्रिटेनिया 50-50। सो इफ Kc की रेंज इसके बीच में हो देन that is the case 50-50 वाला। for reaction H2I2 Kc will be 57। लो 57 आया, तो 57 तो मतलब 5.7 into 10⁻², तो कितना आएगा, 10⁻+1। ओके, तो 10⁻+1 5.7 into 10⁻+1, तो +1 तो मतलब 10⁻³ और +3 के बीच में ही आ रहा है, मतलब क्या, सेम जैसा है, मतलब जितना HI होगा उतना ही H2 और I2 होगा, इन बिटवीन ही इक्विलिब्रियम रीच हो जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि ये सारा खत्म हो गया और HI बन गया, और ऐसा भी नहीं होगा कि ये खत्म ही नहीं हो रहा है और ये कुछ बन ही नहीं रहा है, ऐसा होने वाला नहीं है। ओके, ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ आर प्रेजेंट, देखो लिखा हुआ ही है, एप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशन, एप्रिशिएबल मतलब नोटेबल, मेजरेबल, नोटेबल। ओके, ऑल्सो गैस फेज डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 to NO2, ये देखो समझ में इजीली आ जाएगा, तुम्हें लिखना है वहां पर तो तुम्हें एग्जांपल देने पड़ेंगे। मैं तो तुम्हें सारे ही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सब में ही एक ही एग्जांपल दे दूंगा, H2O2 और H2O या H2N2 and NH3। ओके, और वो भी नहीं तो A+B and C+D, बट तुम्हें वहां पे सभी जगह पे A+D C+D नहीं लिखना है, वहां पे तुम्हें ये एग्जांपल देने पड़ेंगे, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। तो वो याद रखना पड़ेगा, कंसेप्ट समझ लो, बाकी चीजें याद रखनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? ओके,
सो ये देखो इसमें भी आ रहा है 4.64 इंटू 10⁻³ ओके, सो वही है, इसीलिए सेम जैसा ही केस आएगा। यहाँ पे ग्राफ से भी बताया गया है नेग्लिजिबल केसी मतलब 10⁻³ से ये साइड हो तो भाई रहेगा ही नहीं, एक्सट्रीमली लार्ज बहुत ज्यादा हो तो एंड इन बिटवीन तो रिएक्शन हार्डली प्रोसीड, रिएक्शन होगी ही नहीं, यहाँ पर रिएक्शन होगी और क्या होगा कि 50-50 जैसा, और इस साइड भाई इतनी रिएक्शन होगी कि रिएक्टेंट तो दिखेंगे भी नहीं लास्ट में, प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है ऐसे, प्रोसीड्स ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन। अंडरस्टूड? इसके बेस पे जेडब्ल्यू नीट में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कल बताया था केपी केसी वाला, ओके, केपी इज इक्वल्स टू केसी एंड आरटी रेज टू डेल्टा एन, इक्वेशन गिवन होगा तुम्हें और बोलेंगे कि केपी इज ग्रेटर देन केसी, केपी इज लेस देन केसी, केपी इज इक्वल्स टू केसी एंड नन ऑफ द अबव, तो उसमें से तुम्हें सही आंसर सिलेक्ट करना पड़ेगा बाय कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है जेडब्ल्यू नीट में, ये पहन लूं क्या? सो वैसे ही यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है जेडब्ल्यू नीट में, कैसे कि डायरेक्टली तुम्हें केपी और केसी की वैल्यू गिवन होगी और बोल देंगे तुम्हें बताओ कि भाई एट डी इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट ज्यादा है, या फिर दोनों सेम फेज जैसे ही, सेम क्वांटिटी जैसे ही है। अंडरस्टूड? ये हो गया पहला, दैट इज prediction of the extent of the product and reactant on the basis of its magnitude. Understood? दूसरा केस, we can predict the direction कि after at the stage of equilibrium फॉरवर्ड ज्यादा जा रहा है या बैकवर्ड ज्यादा जा रहा है, तो वो कैसे फाइंड करना है, जैसे मैंने तुम्हें बताया इक्विलिब्रियम रीच हो उससे पहले ही एक क्यूसी फाइंड कर लो, उससे पहले ही, और क्यूसी और केसी को कंपेयर करके तुम बोल सकते हो ये तो फॉरवर्ड जाना है, ये तो बैकवर्ड जाना है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन इन विच, देखो ये वर्ड टू वर्ड में तुम्हें पढ़ के बता रहा हूँ इसलिए, अदरवाइज ये जो मैंने तुम्हें बताया कि ऐसे फाइंड करेंगे, दैट इज द कंसेप्ट, हमें ऐसा स्कूल में जैसे पढ़ाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हें बता दिया कि डायरेक्शन कैसे बतानी है, कि तुमने बीच में ही तुम्हें क्यूसी फाइंड कर लेना है और केसी तो तुम्हें इक्विलिब्रियम पे मिलेगा ही, ओके। तो केसी है तुम्हारा 3 और क्यूसी है तुम्हारा 2, क्या लग रहा है फॉरवर्ड जा रही होगी या बैकवर्ड जा रही होगी? फॉरवर्ड। तो क्यूसी 2 आया है, मतलब फाइंड तो वैसे ही करना है, क्या, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, ये भी क्या आएगा, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो A प्लस बी में से जा रहा है C प्लस डी, तो इस केस में केसी जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करो तब 3 आ रहा है, मतलब ये दीज आर मोर एंड दीज आर लेस, बट इस केस में अभी हम फाइंड करें तो प्रोडक्ट उतना नहीं है, इसलिए तो 2 है और नीचे रिएक्टेंट है, मतलब अभी प्रोडक्ट बनना चाहिए ना ज्यादा, तब जाके ये 2 से 3 आएगा। सो प्रोडक्ट कब ज्यादा बनेगा, जब फॉरवर्ड में हो तब, तो दैट इज योर आंसर इज करेक्ट, ओके। और अगर केसी 3 है और क्यूसी मैंने फाइंड कर लिया 3.5, दैट मींस अब बैकवर्ड, क्योंकि ऑलरेडी क्यूसी 3.5 है और मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है 3, अंडरस्टूड? तो भाई 3.5 मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, लेकिन तुम्हें तो 3 ही चाहिए भाई, तो मतलब प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट कम कब होगा, जब रिवर्स जाएगी तब तो प्रोडक्ट कम होगा, अंडरस्टूड? तो ऐसे समझाना है और फिर खत्म करना है, मतलब मैं ऐसे, अगर मुझे भी ऐसे कंप्लीट करना हो, और लास्ट ईयर तक मैंने ऐसे वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाया है, ओके, मैं बता ही रहा हूँ क्यों, क्योंकि 11th-12th का सिलेबस इज वेरी 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 वास्ट, तो हम जितना डिटेल में जाना हो जा सकते हैं, जैसे अभी हम वर्ड टू वर्ड में तुम्हें पढ़ के समझा रहा हूँ एक एक मीनिंग, ओके, बट दैट यू हैव टू डू एट योर होम एक्चुअल केस में, तो 12th का तो हम थोड़ा बहुत ऐसे ही जाएंगे कि कंसेप्ट है कि ये कंसेप्ट में क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई, तो ये कंसेप्ट में ये कहना चाह रहे हैं, दैट्स इट, ये जो मैंने बोला वो पूरा ये कंसेप्ट है, ओके। तो
ये कंसेप्ट में वही कहना चाह रहे हैं, वो मैंने तुम्हें बता दिया, वो तुम समझ भी गए, तुमने ही आंसर दिया, दैट्स इट। अब जो वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, दैट यू हैव टू रीड एट होम। तब जाके हमारा दिवाली के आसपास सिलेबस खत्म होगा एंड देन वी कैन फर्दर प्रिपेयर फॉर से बोर्ड एग्जाम, से रिवीजन और से टेस्ट सीरीज और वॉट एवर डाउट एंड ऑल पेपर सॉल्यूशन वॉट एवर थिंग। ओके, समझ में आया? हाँ, जी। दो बोर्ड हो सकते हैं। दो बोल रहे हैं ना कि हमारे दो बोर्ड हो सकते हैं। वो तो वो अभी आई डोंट थिंक होगा, तो भी तुम लोगों के लिए नहीं होगा। अगर वो ऐसा होगा भी तो दैट विल बी एप्लीकेबल कि जो अभी 8th स्टैंडर्ड में है, और फिर वो 9th में आएंगे 10th में आएंगे तो 10th का भी उसका पैटर्न अलग हो जाएगा, 11th 12th का भी सब कुछ अलग हो जाएगा। लेकिन जब वो अभी जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, अभी जो 10th में है, अभी जो 9th में है, अभी जो 11th और 12th में, मतलब 9 to 12 के लिए देयर विल बी नो चेंज। इस साल तो अभी तो बुक चेंज की है 9 to 12 की। ओके, मतलब ये जो रिडक्शन सिलेबस आ गया है ना, दैट इज बुक चेंज्ड। ओके, जी का सिलेबस चेंज कर दिया, नहीं का कर दिया। वही तो दिस ईयर तो अभी तो सिलेबस छोटा किया है एंड ऑल, अभी वापस इतना चेंज आई डोंट थिंक कि वो लाएंगे। चेंज लाएंगे ही, जल्द ही लाएंगे, बट नॉट फॉर यू। ओके, छोटे बच्चों के लिए लाएंगे कि भाई अभी तो उन लोग का जर्नी 9 to 12 का जर्नी स्टार्ट होने वाला है, सपोज क्लास 8th के लिए। तो वैसे करेंगे एज फार एज मेरे पास जो इनपुट है और मेरा जो मुझे जो लग रहा है, मेरा इंट्यूशन जो बोल रहा है उसके बेस पे बता रहा हूँ। सो हम फिर 12th में वैसे करेंगे, तब जाके वो अच्छा से प्रिपेयर होंगे, पेपर सॉल्यूशन एंड ऑल हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, वही चीज है। चलो, so the equilibrium constants helps in predicting the direction in which a given reaction will proceed at any stage. For this purpose we calculate the reaction quotient Q। तो हम क्या फाइंड करने वाले हैं? रिएक्शन कोशंट Q। इसको क्या बोलेंगे हम? रिएक्शन कोशंट Q। रिएक्शन मतलब एक हमारी केमिकल रिएक्शन है, प्रक्रिया। ओके, और कोशंट मतलब उसका एक भाग, भाग नहीं बोलते हम कोशंट, जैसे हम ऐसे डिवाइड करें तो ये ऊपर वाले को हम कोशंट बोलते हैं, डिवाइडर, डिविडेंड, ओके, रिमाइंडर, और ये क्या हो गया? कोशंट, मतलब जो बचता है वो। तो हम कोशंट फाइंड कर रहे हैं। कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, द रिएक्शन कोशंट Q और से QC और QP, ओके, इज डिफाइंड इन द सेम वे एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, except that concentration in QC are not necessarily equilibrium values। मतलब इक्विलिब्रियम पे फाइंड नहीं करना है, इक्विलिब्रियम से पहले ही फाइंड कर देना है। That is the only difference, otherwise सेम ही है ना भाई, P by R, और ये भी क्या है? P by R। फॉर्मूला सेम है, लेकिन KC और KP हम कब फाइंड करते हैं? इक्विलिब्रियम रीच हो जाने के बाद। और QC कब फाइंड कर लेना है? QC और QP तुमने अभी स्टार्ट किया, 5 मिनट में फाइंड कर लो। अगर तुम्हारी इक्विलिब्रियम, तुम्हें लग रहा है कि इक्विलिब्रियम रीच होने में 1 घंटा लगेगा, सो केपी और केसी तुम कब फाइंड करोगे? 1 आवर और से 1.5 आवर के बाद, तो तुम्हें केपी और केसी मिलेगा। लेकिन क्यूसी और क्यूपी कब फाइंड कर लेना है? आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, बिफोर 1 आवर। मतलब इक्विलिब्रियम रीच होने से पहले कभी भी फाइंड कर लो क्यूसी और क्यूपी। ओके, तो वही चीज है। अब QC इज लेस देन KC, तो मतलब जो QC है वो लेस देन KC आया। ये पहला केस जो मैंने तुम्हें बताया था कि QC जो है उसकी वैल्यू 2 है और KC की वैल्यू 3 है, तो तुमने ही बोला फॉरवर्ड। ओके, सो द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ओके, रिवर्स रिएक्शंस। अरे मतलब QC इज ग्रेटर देन है, अच्छा लेस देन वाला तो ये रहा। ओके, तो ये लेस देन वाला केस है ना 2 and 3। सो द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब कि फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि ऐसे सिंपल कि भाई ये KC है और ये QC है, ये 2 है और ये 3 है। ओके, अब ये क्या है? 2 है और 3 है। हमें चाहिए क्या? हमें कहाँ जाना है? 3 पे जाना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे जाना है, 3 पे जाना है। अभी 3 पे कब जाएंगे? जब ऊपर का क्वांटिटी ज्यादा होगा और नीचे का क्वांटिटी कम होगा। ऊपर का क्वांटिटी ज्यादा होगा और नीचे का क्वांटिटी कम होगा, तो ऊपर का क्वांटिटी ज्यादा होने के लिए ऊपर क्या है? ऊपर है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा। प्रोडक्ट ज्यादा कब होगा? जब फॉरवर्ड में जाएंगे तभी तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा, रिवर्स में जाएंगे तो प्रोडक्ट तो यूज हो रहा है तो कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा?
फॉरवर्ड। और अगर हमारा QC है 3 और KC है से 1, ओके, KC कितना आ गया 1। अब तुम्हें जाना कहाँ है 1 पर, और है कहाँ तुम्हारे पास 3, मतलब कि यहाँ पर तो क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों सेम जैसे ही है, तभी तो 1 आया, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट कम है, ये क्वांटिटी सम, ये ज्यादा क्वांटिटी कम क्वांटिटी, तो इसीलिए ये 3 आया। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसकी क्वांटिटी कम करनी है, तब जाके ये 1 आ सकता है। इसकी क्वांटिटी कम करनी है, मतलब प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम करनी है। प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम कब होती है, रिवर्स में, रिवर्स में ही तो प्रोडक्ट यूज हो जाएगा, और यूज हो जाएगा तो क्वांटिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। सो दिस केस शोज कि बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस, QC इज ग्रेटर देन KC, QC इज ग्रेटर देन KC। डन, सिंपल। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी हमें पता चल सकता है, हमारा टॉपिक का नाम क्या था, वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन। ओके, तो डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर ली भाई कि KP और QC की, KP की और KC की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मुझे गिवन है, मैं बीच में फाइंड कर लूंगा QC और QC और QP में फाइंड कर लूंगा। अगर QC और QP फाइंड कर लिया, देन डायरेक्टली आई विल सी कि KC से ज्यादा है या KP से कम है, एंड उसके बेस पे मैं बोल दूंगा कि भाई इट इज लाइक दैट। एंड थर्ड केस, जो हमारा थर्ड केस है कि भाई KC और KP की वैल्यू से और से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से वी कैन फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। तो वो तो सेम ही है भाई, न्यूमेरिकल तो किया हमने, न्यूमेरिकल जिस मेथड से किए कि भाई इसका x यूज हुआ, इसका x यूज हुआ, ध्यान में सिर्फ रखना है कि सबके मोल्स कैसे हैं, 1 1 और 1 1 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, x यूज हुआ, x बना, 1 1 और 2 2 है, मतलब x यूज हुआ 2x बना और 2x बना, लाइक दैट। 3 3 है तो 3x बना, 3x बना, उतना ही याद रखना है। अदरवाइज तो सेम जो न्यूमेरिकल हमने किया, दैट इज द थिंग। अंडरस्टूड? ओके, तो इतना रखते हैं, बट समझ में आ गया पक्का?